हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। और मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा आप सभी का वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि हम बहुत जल्दी यूपी जुडिशरी का बैच स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज ये यूपी जुडिशरी की सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे आईपीसी में या भारतीय दंड संहिता में जो केसेस पूछे जाते हैं उनका जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इन केसेस को मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, वीडियो दोबारा सुनकर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इन सारे केसों को लिंक डाल दूंगी, आप उसको खोल के नोट डाउन करके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और उसको लिख भी सकते हैं ताकि वो आपको आगे भी काम आए। और क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो केसेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा जो केस है वो किससे संबंधित है। ठीक है, चलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी और इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो केस है वो है कहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, जो संबंधित किससे था? आपराधिक षड्यंत्र से, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से संबंधित बात इसमें आई थी। ठीक है, क्योंकि जब आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर का, जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैचिंग में पूछा जाता है। आपको एक तरफ केस दे देते हैं और एक तरफ आपको उसका सब्जेक्ट दे देते हैं कि भाई कौन सी चीज़ किससे रिगार्डिंग थी। ठीक है, कई बार क्या करते हैं, मैचिंग पूछ लेते हैं कि भाई कौन से केस में क्या ये सही है या गलत है। ठीक है, ये एक दूसरे से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस रिगार्डिंग। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं तो आप देखिएगा, उसमें ए और बी करके दो पार्ट बना देते हैं। एक तरफ केसेस लिख देते हैं और दूसरी तरफ कौन सा केस किससे संबंधित था उसको लिख देते हैं और उसमें मैच करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला केस है कहर सिंह वर्सेस दिल्ली प्रशासन, जो संबंधित किससे था? आपराधिक षड्यंत्र से, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से। दूसरा केस है नवाब अली वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो संबंधित था सामान्य उद्देश्य से। तीसरा है विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो संबंधित था किससे? निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार की बात कही गई थी किस केस में? विश्वनाथ वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य में। ठीक है, देखिए इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, जब आप लोग के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे तो फिर हम इस केसों को डिटेल से देखेंगे। लेकिन अभी एग्ज़ाम है इस आने वाले हैं तो इसलिए हम बहुत शॉर्ट में इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है चौथा महबूब शाह वर्सेस सम्राट। देखिए, इसमें सम्राट का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले जो केसेस होते थे वो प्रीवियस काउंसिल के अंतर्गत आते थे। जैसे आज जज है, उस टाइम जज नहीं था, प्रीवियस काउंसिल। और जो देश था वो कैसे चलता था? सम्राट से चलता था, इसलिए वहाँ पे सम्राट का नाम आता था, जैसे आज राज्य का नाम आता है। ठीक है, तो देखिए महबूब शाह वर्सेस सम्राट की बात आती है तो उस केस में जिक्र किया गया था सामान्य आशय, और दूसरी चीज़ किसकी की गई थी? संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, जो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है ना। ठीक है, अब बात करते हैं, पांचवा केस है मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य। इस केस में कहा गया था कि धारा 303 असंवैधानिक है। ठीक है, अगर आपके पास आता है कि भाई धारा 303 किस केस में कहा गया कि धारा 303 असंवैधानिक है, तो वो केस था मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य। अगर मैचिंग में भी आता है तो उसके सामने लिखा होगा तो आपको मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य से उसको मैच करना पड़ेगा। उसके बाद है छठा केस के.एम. नानावती वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो देखिए के.एम. नानावती केस आपको पता होगा, आप लोगों ने अगर रुस्तम मूवी देखी है तो वो उसी केस के रिलेटेड थी, जिसमें एक नेवी ऑफिसर था और वो जो उसकी वाइफ थी उसका किसी से अफेयर था और उसको वो मार देता है। तो आई होप आपने मूवी देखी होगी तो आपको क्लियर होगा। और कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको लॉ के बुक, जब हम लॉ कर रहे थे उस टाइम इस केस को हमने पढ़ा भी है। तो आप में से बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इस केस को मैं आपको बता दूं, जो रुस्तम मूवी है वो इसी केस के रिगार्डिंग थी। ठीक है, तो इस केस को किससे संबंधित था? ये केस गंभीर एवं अचानक प्रकोपन पर हत्या, यानी कि सडनली गुस्सा आया और बंदे ने क्या करा? हत्या कर दी। पहले से उसके माइंड में कोई ऐसा सेट नहीं था, उससे रिगार्डिंग रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और हुई थी कि इस केस के बाद जूरी के जो फैसले थे, जो जूरी थी वो ख़त्म कर दी गई थी। पहले क्या होता था कि इस केस के टाइम तक कि जज और एक जूरी सदस्य बैठते, एक जूरी बनती थी जिसके अंदर 5-7 जो लोग होते थे उनको बनाया जाता था और उनके फैसले के बाद ही जज फैसला लेता था, उन दोनों विचारों को मिला के कि भाई जूरी की बात पे ही फैसले लिए जाते थे। जैसे इट्स मीन मैं क्लियर करूं कि जैसे जज ने अपना फैसला सुनाना है तो जज अपना फैसला अनाउंस करने से पहले जूरी से भी पूछा जाएगा कि उनकी राय क्या है।
तो जब जूरी अगर बोल देती है कि भाई इस केस में ये चीज़ होनी चाहिए तो वो चीज़ करी जाएगी। तो इस केस के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं, 7वां केसेस है विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। इसमें बात आई थी हत्या की। ठीक है, केस नंबर 8वां है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर। इसमें बात थी, इसे पोस्ट मास्टर के केस से भी कहा जाता है कि पोस्ट मास्टर का केस कौन सा था, तो बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्पायर। और इसमें जो बात की गई थी सामान्य आशय की बात की गई थी। ठीक है, श्याम बिहारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें बात की गई थी डकैती की। किससे संबंधित था? डकैती से। उसके बाद है नाटन का नियम। तो नाटन का नियम किससे संबंधित था? विकचित्ति यानी पागलपन की प्रतिरक्षा और सेक्शन 84 से संबंधित है ये वाला केस, 84 आईपीसी का जो सेक्शन है। ठीक है, उसके बाद 11वां केस है इंपायर वर्सेस साया। इंपीरियर वर्सेस साया, जो संबंधित था हत्या के दुष्प्रेरण से। दुष्प्रेरण को इंग्लिश में अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, 12वां है इंपीरियर वर्सेस मलान। ये भी हत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। केदारनाथ वर्सेस बिहार राज्य। इसमें बात की गई थी राजद्रोह की। ये किससे संबंधित है? राजद्रोह से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक का मामला राजद्रोह से संबंधित है। आर वर्सेस डूंडले एवं स्टीफेन, ये था आवश्यकता की प्रतिरक्षा। और दूसरा इसमें क्या कहा था? आवश्यकता के सिद्धांत की बात की गई थी। अगर आप लोगों ने एविडेंस पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा होगा जिसमें कुछ लोग नाव पे जाते हैं और उनके पास खाने को नहीं होता, उनके साथ एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है जो बीमार सा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उसी को खाना शुरू कर देते हैं और बाद में ये अपने डिफेंस में ये कहते हैं कि हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि ये तो मर ही जाता, ये तो मर ही रहा था, ये तो बीमार हो चुका था, तो मर ही जाता, तो अगर हम इसे नहीं खाते तो हम भी मर जाते। तो इस केस में इस चीज़ की बात की गई थी। ठीक है, तो आवश्यकता की प्रतिरक्षा यानी डिफेंस किसका लिया गया था? नीड की, भाई जरूरी थी। और आवश्यकता के सिद्धांत की बात की गई थी आर वर्सेस टूंडले एवं स्टीफन वाले केस में। उसके बाद आता है केस आपका अभयानंद मिश्रा वर्सेस बिहार राज्य। तो ये केस संबंधित था आपका आपराधिक प्रयास से। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीपीपी वर्सेस बेयर्ड। ये था अनैच्छिक मत्ता की प्रतिरक्षा मत्ता के सिद्धांत से, जो किसमें है? धारा 85 के अंदर है, सेक्शन 85 में इसका जिक्र है। तो ये उससे संबंधित था। ठीक है, ये मैं आईपीसी के ही आपको सारे केसेस बता रही हूँ। उसके बाद है आर वर्सेस लिपमैन। ये संबंधित था स्वैच्छिक मत्तता से। ठीक है, उसके बाद है अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश। ये था शरीर की निजी सुरक्षा, यानी कि आप प्राइवेट डिफेंस की बात, अपनी बॉडी के लिए आप सुरक्षा कर सकते हैं, अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब अपनी खुद की शरीर की निजी सुरक्षा। ठीक है, अधिकार की बात की गई थी अमजद खान वर्सेस मध्य प्रदेश में। उसके बाद है रैनिगर वर्सेस फागोसा। ठीक है, तो ये था आवश्यकता। इसमें किस चीज़ की बात की गई थी? आवश्यकता की। उसके बाद है आर बनाम वॉकर। इसमें बात की गई दुर्घटना की, दुर्घटना से संबंधित था ये। ठीक है, उसके बाद आता है एम्पायर बनाम उमी, ये दुष्प्रेरण से संबंधित है। उसके बाद आता है आर वर्सेस टालसन। ये आपका दुराशय का अभाव ऑब्लिक तथ्य की भूल। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की, और आपका जो इंटेंशन है उसकी बात, दुराशय का अभाव और तथ्य की भूल, उसकी बात मेंस रिया का आप कह सकते हैं। ठीक है, इसे मेंस रिया कह सकते हैं। और दूसरा तथ्य की भूल यानी फैक्ट ऑफ मिस्टेक। ठीक है, उसके बाद आता है आर वर्सेस प्रिंस। तो इसमें भी दुराशय का अभाव यानी मेंस रिया की बात की गई थी, और दूसरा तथ्य की भूल यानी इसमें भी फैक्ट ऑफ मिस्टेक की बात की गई थी। उसके बाद आता है एम एच जॉर्ज वर्सेस महाराष्ट्र राज्य। तो यहाँ पे बात आई दुराशय की। ठीक है, मेंस रिया। उसके बाद देखिए दुराशय का अभाव यह है कि मेंस रिया का ना होना। ठीक है, उसकी बात है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि क्राइम के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक्टस रिया और मेंस रिया। अगर दोनों में से मेंस रिया नहीं है, ठीक है, तो क्या वो क्राइम होगा? नहीं होगा। तो किसी भी क्राइम को होने के लिए एक्टस रिया और मेंस रिया होना ज़रूरी है। लेकिन कुछ बातों में अब बात ये है कि कहीं कहीं पर विदाउट मेंस रिया भी यानी बिना दुराशय
दुराशय नहीं है, मन में कोई भी आपकी ऐसी फीलिंग नहीं है किसी को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन फिर भी वो क्राइम है। जैसे कि जैसे कि द्विविवाह विवाह, कोई आदमी दूसरी शादी कर लेता है, वो मन में उसके कोई ऐसे वो नहीं है, उससे नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं दूसरे को हर्ट हो रहा है। वैसे ऑब्वियसली बात है, कोई दूसरी शादी करेगा तो ऑब्वियसली पहले वाले को तो दुख होगा ना। तो इसमें भावना कुछ नहीं है, दुराशय का कोई उसमें दुराशय का अभाव है, लेकिन फिर भी वो क्या है, क्राइम है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। उसके बाद आता है क्वीन वर्सेस कॉलिंस। तो ये बात करता है प्रयत्न की, अटेम्प्ट की। शेराज वर्सेस डी रूटेस, इसमें आता है अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित, ये इससे संबंधित था। केसी मैथ्यू वर्सेस एम्पायर ऑब्लिक्स, ये था सामान्य उद्देश्य से संबंधित। ब्रेंट बनाम वर्सेस वुड, ये था मन स्थिति यानी मेन दुराशय के सिद्धांत का पुनर्जीवन से संबंधित था। उसके बाद है महबूब शाह वर्सेस राज्य, जो बात करता है सिंधु नदीवाद की। ठीक है, इसमें सिंधु नदी से रिलेटेड केस था ये। उसके बाद है कोपुला वेंकटराव वर्सेस आंध्र प्रदेश, जो प्रयत्न की से संबंधित था, अटेम्प्ट से। उसके बाद आता है महाराष्ट्र राज्य वर्सेस M.H. जॉर्ज, यानी कि दुराशय मेन श्रेय से संबंधित था। दया भाई छंगन भाई ठक्कर वर्सेस गुजरात राज्य, जो बात करता है उन्मत्तता की। ठीक है, गिरिराज शंकर वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो बात करता था, जिसमें बात की गई सामान्य आशय की, यानी कॉमन जो आपका इंटेंशन है उसकी, सामान्य आशय की। उसके बाद आता है आर बनाम स्पाइसर, जो बात करता है आपराधिक प्रयत्न। ठीक है, सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस पश्चिम बंगाल राज्य, किससे संबंधित था, आपराधिक प्रयत्न से। महाराष्ट्र राज्य वर्सेस मोहम्मद याकूब, ये भी रिलेटेड है आपका आपराधिक प्रयत्न से। उसके बाद है रफीक वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, ये आपका संबंधित है बलात्संग से। ठीक है, इन रेप से रिगार्डिंग था ये। उसके बाद है आपका आर बनाम गोविंदा, ये था हत्या तथा आपराधिक मानव वध में अंतर, यानी इस केस में बताया गया था कि मर्डर और कंप्रेव होमिसाइड में क्या फ़र्क है, यानी हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या डिफरेंस है, इसमें ये इस केस में बताया गया था, किसमें, आर बनाम गोविंदा में। उसके बाद है आर वर्सेस आर्नोल्ड, इसमें बताया गया था विक्त चित्ता के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है आर बनाम हैंस बेबी, ये भी आपका विक्त चित्ता से संबंधित है। उसके बाद है तुकाराम वर्सेस राज्य, जिसे मथुरा केस से भी जाना जाता है, जो था बलात्कार से संबंधित है, रेप से रिलेटेड है। पंजाब राज्य वर्सेस मेजर राज्य बनाम वर्सेस मेजर सिंह, जो था लज्जा भंग से। ठीक है, उसके बाद आता है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये था श्रमजीवी महिलाओं के यौन शोषण को रोकना, यानी कि जो काम करती हैं महिला, उनका अगर शोषण होता है तो उसको रोकने से संबंधित कौन था, विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य के इसमें कहा गया था। जैसे आपने देखा कि जो कोई वर्क प्लेस पे कोई लेडी काम कर रही है और वहाँ पे उसके साथ उसको सेक्सुअली हरेसमेंट किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग था। उसके बाद है जगमोहन सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि किससे संबंधित था, आजीवन कारावास का अर्थ मृत्यु तक जेल में, ये इससे संबंधित था। उसके अलावा गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस राज्य, ये भी किससे संबंधित है, आजीवन कारावास का अर्थ मृत्यु तक जेल में। ठीक है, जेल। उसके बाद है आपका वासुदेव वर्सेस पेप्सू राज्य, ये किससे संबंधित था, स्वैच्छिक मत्ता, यानी धारा 86 IPC से रिलेटेड है। उसके बाद है विरसा सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, तो ये किससे संबंधित है, हत्या से संबंधित है केस। उसके बाद है RC कपूर वर्सेस भारत पंजाब, ये किससे संबंधित था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वाद, यानी कि इस केस में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र किया गया था। उसके बाद है आपका बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, जो कि बताया गया कि मृत्युदंड विरले से विरलतम मामले में दिए जाएं। ठीक है, यानी जो बहुत हीनियस क्राइम है, जहाँ आप समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ही हीनियस क्राइम है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता कि यार इतना हीनियस क्राइम, ये तो पूरे समाज के लिए, तो इसीलिए इसमें किस चीज़ की इसमें बात की गई थी, मृत्युदंड की, तो विरले से विरलतम मामले में दिया जाए। ठीक है, उसके बाद आता है हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, इसमें बात की गई थी निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निष्कुल्क, जिसको आप कहते हैं फ्री लीगल एड, वो दिया जाना चाहिए, उसकी हेल्प दी जानी चाहिए। इससे
उससे रिगार्डिंग ये केस था हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार राज्य। फिर बात करते हैं जो केस आता है वो है सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इसमें बात थी कैदी के बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित था ये केस। उसके बाद केस का जिक्र आता है तो है वो मकसूदन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इसमें बात की गई थी सामान्य आश्रय का निर्माण घटना स्थल पर भी, यानी कि जो कॉमन इंटेंशन होती है उसका कई बार जो घटना स्थल है वहाँ पर भी उसका निर्माण होता है। ज़रूरी नहीं है कि आदमी पहले से ही सोच कर आ रहा है या अपनी कॉमन इंटेंशन लेकर आ रहा है, वो वहाँ पर आने के बाद भी लोगों में हो सकती है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन से दो लोग हैं और आए तो किसी और बात से, लेकिन जब वहाँ पे आकर उन्होंने क्राइम किया तो दोनों की जो इंटेंशन थी वो सेम हो गई। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पे, उससे रिगार्डिंग था ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मीतू खादिया वर्सेस उड़ीसा राज्य केस में। इसमें बात की गई थी वृक्क चित्तिता का। ठीक है, पागलपन से रिगार्डिंग है ये। ठीक है, उसके बाद है आंध्र प्रदेश वर्सेस राजू पुनैया। तो ये संबंधित है हत्या एवं आपराधिक मानव वध में अंतर। इसके अंतर्गत क्या बताया गया, हत्या और आपराधिक मानव वध में क्या डिफरेंस होता है वो बताया गया था। तो देखिए एक केस हमने पढ़ा था आर वर्सेस गोविंदा, उसमें भी यही बात आएगी। और दूसरा आपका कौन सा केस आ गया, आंध्र प्रदेश वर्सेस राया राज पुनैया में। ठीक है, उसके बाद है नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें बात की गई थी सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य, यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट की दोनों में क्या अंतर है उसकी बात की गई थी नानक वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, ये इससे संबंधित है। उसके बाद है रेंग बनाम चीजमैन, ये किससे संबंधित है, तैयारी तथा प्रयत्न में अंतर, यानी कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट दोनों में क्या फर्क है, कितना डिफरेंस होता है दोनों में, उसकी बात किस केस में की गई, रेग बनाम चीजमैन में। उसके बाद है चरण लाल साहू वर्सेस ज्ञानी जैल सिंह। इसमें बात किया था असमख्य असर की व्याख्या से संबंधित है ये केस। उसके बाद है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये संबंधित है हत्या के प्रयास से, अटैम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है ये। उसके बाद है साहिब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये केस संबंधित किससे है, मानहानि से। ठीक है, डेफिमेशन जिसको बोला जाता है। ठीक है, डिफेमेशन मानहानि से संबंधित है। उसके बाद है केसी बिल्डर्स वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये किससे संबंधित है, छल यानी चीट और 420 की धारा आईपीसी 420 से। ठीक है, छल हो गया और 420 इन दोनों से संबंधित है ये। आर साई भारती वर्सेस जय ललिता, ये था सिविल कार्यवाही से संबंधित। ठीक है, मोहम्मद हुसैन वर्सेस किंग एम्पायर, ये है विकृत चित्ता यानी कि पागलपन से संबंधित था ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, ये था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र की बात की गई थी इस केस में। उसके बाद है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली प्रशासन, इसमें धोखा और क्षति की बात की यानी इंजरी की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद है अभ्यानंद वर्सेस स्टेट, इस केस में बात की गई थी कि तैयारी और प्रयत्न में क्या अंतर है। उसके बाद है इन रिबावेज, ठीक है, इसमें भी उस तैयारी और प्रयत्न में अंतर की बात की गई, इससे रिगार्डिंग था ये केस। उसके बाद है सुक्रू कविराज का मामला जो कि था उपेक्षा द्वारा मानव वध, यानी किसी की नेग्लेंसी के द्वारा कोई मानव वध कर देते हो, किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो वो कौन सा केस था, सुक्रू कविराज का मामला, इस मामले में था ये। KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये किससे रिलेटेड था, वायुसेना विमान को अनाधिकृत उड़ाना चोरी है। ठीक है, यानी अगर ऑथराइज नहीं है और आप किसी वायुसेना के विमान को उड़ा रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, चोरी कहलाएगा। ये इस केस में बात की गई थी, कौन से में, KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। उसके बाद केस है P रतिनाम नागभूषण पटनायक वर्सेस भारत संत, ये संबंधित था मरने का अधिकार, धारा 309 आईपीसी असंवैधानिक है। ठीक है, दोनों ही बात कर दी गई, एक तो मरने के अधिकार का भी जिक्र इस केस में हुआ और दूसरा जो धारा 309 जो आईपीसी है वो कैसी है, असंवैधानिक है। इसमें इस केस में 309 की जो धारा है उसको असंवैधानिक बताया गया। उसके बाद केस आता है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें बताया गया कि आत्महत्या प्रयत्न, यानी अगर आप अटैम्प्ट टू सुसाइड करते हो तो वो क्या है, वो क्राइम है। और दूसरा इसमें क्या कहा गया कि धारा 309 जो है वो असंवैधानिक नहीं है। ठीक है,
पी रतिनाथ नागभूषण पटनायक वर्सेस भारत संघ में 309 को असंवैधानिक बताया, जबकि ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 309 को असंवैधानिक नहीं है ये बताया। और हत्या का जो आपका आत्महत्या का जो प्रयत्न है उसको उसकी बात की गई, अटेम्प्ट ऑफ सुसाइड की बात की गई। एमएच हासकोस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके अंदर बात की गई निशुल्क विधि सहायता राज्य का कर्तव्य है ना कि अनुकंपा, यानी ये कहा गया कि जो फ्री लीगल एड सर्विस है जो दी जानी चाहिए वो स्टेट की ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो जिस व्यक्ति के पास केस लड़ने का पैसा नहीं है उसको लीगल सहायता दी जाए, कानूनी मदद दी जाए उसको। तो वो कोई अनुकंपा नहीं है, आप उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, आप उसको दया धर्म नहीं दिखा रहे हो, उसको आपका कोई एहसान नहीं है, आप कोई उसे दान नहीं कर रहे हो, ठीक है। अनुकंपा नहीं है, आपकी कोई दान नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि आप कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद है तारा सिंह वर्सेस स्टेट। इस केस में कहा गया कि अभियुक्त को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने का सर्वप्रथम विचार, यानी कि कोई एक्यूज है, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, उसको फ्री में लीगल एड की सहायता उपलब्ध कराए जाने का विचार ज़रूर सबसे पहले करना चाहिए। अगर उसका लॉयर नहीं है तो उसको ये विचार करना चाहिए कि उसको लीगल एड की सहायता दी जाए, ठीक है। उसके बाद है आशा पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में कहा गया कि धारा 21 के अर्थ में सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष लोक सेवक होगा, यानी कि आशा पारिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये कहा गया कि जो सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष है वो क्या कहलाएगा, वो भी लोक सेवक कहलाएगा। और किसमें, धारा 21 में बताया गया और उसके वहाँ उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। उसके बाद है महबूब शाह वर्सेस एम्पायर। आशा पारिक ये फिल्म एक्टर्स हैं, ठीक है, ये आशा पारिक वो हैं जो फिल्म एक्टर हैं और ये सेंसर बोर्ड फिल्म की अध्यक्ष भी रही हैं। अब एट द टाइम कौन है मैं नहीं कह सकती, लेकिन ये सेंसर जो बोर्ड है उसकी अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। फिल्म सेंसर बोर्ड आप सबको पता होगा। सेंसर बोर्ड वो होता है जैसे मूवी के अंदर अगर कोई ऐसे सीन्स हैं जो नहीं होने चाहिए, जिसके होने से सोसाइटी में कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो उस सीन को क्या करते हैं, कट करके हटा दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो वो ड्यूटी किसकी होती है, वो उस अध्यक्ष की होती है, जो प्रेसिडेंट है उसकी होती है वहाँ पर, ठीक है। तो क्लियर है आपको। अब बात करते हैं महबूब शाह वर्सेस बनाम एम्पायर। इसमें बात की गई समान आशय और सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है उसकी बात की गई। उसके बाद केस आता है मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये इसमें क्या बताया गया, सामान्य आश्रय और सामान्य उद्देश्य में अंतर, ठीक है। उसके बाद है गोपालिया कालिया का वाद। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया तथ्य की भूल, यानी इसमें भी फैक्ट ऑफ मिस्टेक की बात का जिक्र किया गया, ठीक है। उसके बाद आता है हिट चर्च का मामला। इसमें था स्त्री जो स्वयं को गर्भवती समझती थी, दूसरे को गर्भपात के अशोधि के लिए कहा तो षड्यंत्र माना गया, ठीक है। उसके बाद है पलानी का मामला। इसमें फल के वार से बेहोश पत्नी को फंदे से लटकाया जिससे मृत्यु हो गई और सदोष मानव वध माना गया। ये कौन सा केस था, पलानी का मामले में। रावलपिंडी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें था कि किसी को कमरे में बंद करके आग लगा देना क्या माना गया, हत्या माना गया, कि अगर आपने किसी कमरे में बंद किया और आग लगा दी तो वो हत्या कहलाएगा। तो इसका जिक्र किस केस में कहा गया, रावलपिंडी वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। उसके बाद आता है नग बातू का मामला। इसमें था कि अभियुक्त ने घोषणा किया कि वो सर्पदंश से निरापाद कर सकता है, यानी कि जो किसी ने अगर सांप ने किसी को काटा है तो वो उससे क्या करेगा, उसको ठीक कर सकता है। उसने एक व्यक्ति को सर्प से कटाया जो मर गया, तो क्या माना गया, हत्या माना गया। यानी कि वो क्या कर रहा था, वो कह रहा था कि देखिए आप सांप से कटवाएं और मैं आपको ठीक करके दिखा दूंगा। तो उसने क्या किया, सांप से कटवा दिया, दांत लगवा दिया, उसको डसवा दिया, लेकिन हुआ क्या, वो व्यक्ति मर गया। उसे ऐसे कैसे पॉसिबल है कि आप सांप को काट लो, और भाई वो तो सिर्फ कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। बस वो ऐसा घोषणा कर रहा था कि भाई मैं सांप के काट से आपको जिंदा कर सकता हूँ, और उसने सांप से कटवाया और वो व्यक्ति मर गया। तो उसमें क्या माना गया, भाई हत्या मानी गई कि आपने जानबूझ के किया, आपको पता था कि अगर सांप किसी को काट लेगा
तो जो डेथ है वो होना पूरा संभावना है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए आपने उस काम को किया, तो वो क्या कहलाया? मानववध नहीं कहलाया। इस केस में कहा गया कि वो क्या कहलाएगा? हत्या कहलाएगा। उसके बाद है पुत्रे फतेमा का मामला, जिसमें कहा कि सपेरा जो सर्प दंश से निरापद का दावा करता था, यानी कि आप सांप अगर काट लेगा आपको, तो मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, उसका दावा करता था। अन्य व्यक्ति द्वारा उकसाने पर उसको सांप से कटवाया, जिससे वो मर गया। और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको उकसाया, अच्छा ठीक है काटवाओ इसे, देखें जीता है या मर जाता है, तो मर गया। तो उसमें क्या हुआ? उसमें सदोष मानववध माना गया, क्योंकि दूसरे ने उसको उकसाया था। ठीक है, अन्य व्यक्ति ने उकसाने पर उसको सांप से कटवाया, जिससे कि वो मर गया, तो उसमें सदोष मानववध आया, क्योंकि उसने नहीं काटा था, दूसरे व्यक्ति ने ही उसको उकसा दिया और उन्होंने काट लिया, सांप को उकसाया और काट लिया। ठीक है, यानी कि उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति इस बात की घोषणा कर रहा था, समझना इस केस को, कि जो व्यक्ति इस बात की घोषणा कर रहा था उसने सांप से नहीं कटवाया, किसी दूसरे व्यक्ति ने उकसाकर खुद या तो अपने आप को कटवा लिया या सामने वाले को कटवा दिया। तो उसमें क्या हुआ? जो वो सपेरा था उस पे मानव वध का चार्ज लगा, ना कि हत्या का लगा। जबकि पहला वाला जो नग बातू का मामला था, उसमें क्या हुआ था? उसमें व्यक्ति को उसने खुद कटवाया था, उसे पता था कि ये ऐसा कर सकता है, मर सकता है व्यक्ति, उसने खुद कटवाया, तो वहां पे मानव वध ना कहलाकर क्या कहला गया? हत्या कहला गया था। ठीक है, देखिए फर्क है इसमें थोड़ा सा। जहां आपको पता होता है कि व्यक्ति इस तरह की सिचुएशन होने से मर सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हत्या कहलाती है। और जहाँ पे पता है कि चांसेस पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, तो वो क्या कहलाता है? मानव वध कहलाता है। बहुत माइनर सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं है, बहुत माइनर सा डिफरेंट है। तो जब हम हत्या और मानव वध का अंतर पढ़ेंगे उसमें हम तब क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं केस के रिगार्डिंग आपको बताती जा रही हूँ। एक है रैंक बनाम क्रूज, इसमें बात की गई थी धारा 34 के अंतर्गत यथा विचारित संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, यानी धारा 34 की बात की गई और किसकी बात की गई? संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की बात की गई थी। धारा 34 क्या है? कॉमन इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद है भगवान बख्श सिंह वर्सेस यूपी स्टेट, इसमें बात की गई कि धारा 303 कैसी है? असंवैधानिक है। ठीक है, उसके बाद है रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। इस केस में था कि विधि का ये महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित, यानी कि इसमें एक सिद्धांत की बात की गई कि हत्या के मामले में दो अभियुक्त रहे हों और दोनों में से एक को आजीवन कारावास से दंडित किया गया हो और दूसरे को मात्र इस आधार पर कि पूर्व अपराध की सजा काटने के दौरान दूसरा अपराध किया है, मृत्युदंड से दंडित किया जाता है, तो ये उचित नहीं है। यानी कि एक व्यक्ति ने, दो अभियुक्त एक ही हत्या में पकड़े गए, दोनों में से एक को तो आजीवन कारावास दे दिया और दूसरे को मात्र सिर्फ इस बात पर उसको मृत्युदंड दे दिया कि ये पहले भी उस सजा से रिगार्डिंग कोई अपराध की सजा काटने के दौरान, यानी कि वो ऑलरेडी सजा काट रहा था उस समय उसने किसी की हत्या कर दी, तो ये उचित नहीं है। ये किस केस में कहा गया? रणजीत सिंह वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ में। उसके बाद है मोहम्मद हुसैन वर्सेस किंग एम्पायर, इसमें बात की गई धारा 84 की कि धारा 84 के प्रावधानों का लाभ प्राप्त करने के लिए मात्र ये सिद्ध कर देना पर्याप्त नहीं है कि आपराधिक कार्य करते समय अभियुक्त विक्त चित्त का, यानी पागल था, तथा अपितु उसे यह सिद्ध करना जरूरी है कि ऐसा कार्य करते समय वो इतना विकचित था, यानी इतना पागल था कि ये समझ सकने में असमर्थ था कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह गलत है या विधि विरुद्ध है। ठीक है, तो इसको डिफाइन किया गया था कि पागलपन किस हद तक का होना चाहिए या किस तरीके से आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये पागल है और ये इसके अंतर्गत इसको डिफेंस मिल सकता है। तो इस चीज़ को कहाँ बताया गया? इस केस में मोहम्मद हुसैन वर्सेस किंग एम्पायर में इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, उसके बाद है पांडुरंग वर्सेस अन्य बनाम वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। इसमें कहा गया कि प्रस्तुत प्रकरण में विधि से निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, यानी कुछ सिद्धांत रूल्स बताए गए, जो कौन कौन से थे कि पहला, धारा आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत सामान्य आशय के लिए पूर्व विनिश्चित योजना का होना आवश्यक है। यानी कि सामान्य आशय जब माना जाएगा जब वो पहले से ही चीज़ों को निश्चित कर कर आ रहा है, ये योजना कभी भी और कितनी ही जल्दी बनाई जा सकती है, यानी कि वो पहले से माइंड सेट हो उसका,
निश्चित हो उसका। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने अभी बना लिया या कितनी ही जल्दी बनाई जाती है, उसका कभी भी हो सकती है और जल्दी का भी कोई ये नहीं कि इसने 1 मिनट में बना ली या पहले से इतने 4 दिन पहले से बनाना चाहिए था, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, पूर्व निश्चित होनी चाहिए, नहीं पहले से वो डिसाइडेड होनी चाहिए। क्राइम करने से पहले वो डिसाइड कर चुका हो कि वो जो ये काम कर रहा है उसमें उसकी इंटेंशन क्या है। ठीक है, कॉमन इंटेंशन क्या है, यानी 4 लोग या 2 लोग जो होते हैं उस वे में। अच्छा, उसके बाद है चिकरंगा गावदा एवं अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। इसमें कहा गया कि इस केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, इस बताया गया कि धारा 149 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है कि अवैध समूह के किसी सदस्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जाए और वह अपराध समूह के सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए। यानी कि इसमें 149 को डिफाइन किया गया, इसमें सिद्धांत को क्लियर कहा गया कि भैया अगर 149 का सेक्शन लगता है तो उसके लिए ये आवश्यक है कि जो कार्य हुआ है वो अवैध हुआ हो, अवैध समूह के द्वारा हुआ है, ठीक है, अपराध कारित किया जाए, और वो जो अपराध का जो समूह है उनका जो सामान्य उद्देश्य है, सबका जो उद्देश्य है वो उसका पूरित किया गया हो, यानी कि उसके काम से उसका जो सामान्य उद्देश्य है वो कंप्लीट हो गया हो। उसके बाद इसकी केस में बताया गया धारा 34 और धारा 149 यानी 149 आपस में समान प्रतीत होते हुए भी समान नहीं। इस केस में कहा गया कि ये दोनों दिखते एक से हैं लेकिन फिर भी एक से नहीं हैं। धारा 34 का आवश्यक तत्व कारित अपराध में भाग लेना, यानी कि अगर आपने किसी क्राइम में भाग ले लिया तो आप पे क्या लग गई, सेक्शन 34 लग गई। लेकिन धारा 149 का आवश्यक तत्व अवैध समूह का होना, यानी कि ग्रुप के अंदर, और वो ग्रुप कैसा है, इनलीगल, यानी कि जो भी वो काम कर रहा है कैसा कर रहा है, इनलीगल कर रहा है वो समूह, पूरा जो ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसमें जो डिफरेंस था वो बताया गया इस केस में। कौन सा, चिकरंगा गावदा वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में सिद्धांत बताए गए इसके। अब बात करते हैं तपन दास व स्टेट ऑफ बॉम्बे। ये किससे रिगार्डिंग था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। इसमें कहा गया कि पहला कहा गया कि धारा 120 बी के अंतर्गत अभियोग, यानी 100 धारा जो 120 ख है अंतर्गत अभियोग सिद्धि के लिए अभियुक्तों के बीच एक आपराधिक करार एवं उनकी उपस्थिति सिद्ध करना आवश्यक है। यानी कि अगर आप किसी में 120 बी यानी आप चार्ज लगा रहे हैं, 120 बी की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अभियुक्त के बीच यानी आपराधिक करार, यानी उन जो भी इसमें शामिल हैं उनके बीच एक क्रिमिनल एग्रीमेंट होना चाहिए। करार यानी कि आपसी उनके बीच में एक करार होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए एवं उनकी उपस्थिति सिद्ध करना आवश्यक है। और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये सारे उस जगह पर उपस्थिति थी, यानी जो भी क्राइम हो रहा था उसमें इनकी उपस्थिति थी। ठीक है, उसके बाद है इसमें दूसरी बात कही गई, यदि सह अभियुक्तों को ऐसी अभियोग के अंतर्गत दोष मुक्त घोषित कर दिया हो तो केवल एक अभियुक्त को धारा 120 बी के अंतर्गत अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता। यानी कि मान लीजिए इसमें यह भी कहा गया कि मान लीजिए सह अभियुक्त यानी को एक्यूज है, ठीक है, और अब जो मेन एक्यूज था उसको 120 बी के तहत दोष मुक्त कर, जो अभियुक्त है अंतर्गत दोष मुक्त कर दिया गया, यानी कि जो को एक्यूज था उसको तो फ्री कर दिया, लेकिन जो मेन एक्यूज है उस पर 120 बी लगी है, उसको दंडित करना फिर गलत है। फिर आपको 120 बी जो है वो उस पे से भी हटानी होगी, उसको आप उसके लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये किस केस में कहा गया, तपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ठीक है, उसके बाद आता है ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें कहा गया कि इस सिद्धांत को बताया गया कि धारा 307 के अंतर्गत अपराध सिद्ध करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि अभियुक्त ने, देखिए अभियुक्त की बात हो रही है यहाँ पर, जो एक्यूज है, अभियुक्त है एक्यूज उसको बोलते हैं हम, ठीक है, हत्या के आश्रय से कोई कृत्य किया, यानी जो इंटेंशन थी वो कैसी थी, जो एक्ट उसने किया उसमें इंटेंशन क्या है, उसकी हत्या करना। इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कृत्य दंड योग्य था या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो काम इसने किया है उसे पनिशमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे रिगार्डिंग नहीं है। उसके जो एक्ट किया है उसमें इंटेंशन होनी चाहिए मर्डर की। ठीक है, उसके बाद है डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इसमें था, इसमें सिद्धांत, देखिए ये एक दो केसेस जो बताए वो सिद्धांत के रिगार्डिंग है। इसमें सिद्धांत कहा गया कि धारा 464 में प्रयुक्त शब्द धोखा देकर यानी फ्रॉडेंटली एवं धारा 467 468 में प्रयुक्त शब्द धोखा देना को दो आवश्यक तत्व बताए गए, धोखा देना तथा एवं उस व्यक्ति को क्षतिकारित होना जिसे धोखा दिया गया हो। यानी कि इसमें क्या कहा गया कि जो धोखा शब्द है उसको डिफाइन किया गया, ठीक है,
धोखा देकर या धोखा देना, दोनों के लिए एक आवश्यक तत्व बताए कि धोखा देना तथा एवं उस व्यक्ति को क्षति भी, यानी उसको इंजरी भी हुई, जिसको धोखा दिया गया है उसको इंजरी भी, उसे नुकसान भी हुआ हो, अथवा धोखा देने वाले व्यक्ति को लाभ या सुविधा प्राप्त हुई हो, और जो व्यक्ति धोखा दे रहा है उसको कोई क्या हुआ हो, लाभ मिला हो या कोई उससे उसको सुविधा प्राप्त हुई हो। तथा 467 धारा 468 के अंतर दोष सिद्धि के लिए इन तत्वों का विद्वान होना आवश्यक है। तो ये कहा गया कि अगर ये जो तत्व हैं जो वो अगर उसमें हैं तो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉडेंटली और डिफ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर वो है ही नहीं वो चीज़। तो यानी कि उसमें क्षति भी होनी चाहिए, उसको कोई नुकसान भी हुआ हो और दूसरे वाले को उससे क्या हुआ हो, लाभ भी हुआ हो, कोई सुविधा प्राप्त हुई हो उसे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो ये जो सारे केसेस हैं ये ऑलमोस्ट आते हैं एग्जाम में, और आप देखेंगे प्रीवियस पेपर तो आपको पता भी चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी, इन केसों से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो कुल मिला के ये केसेस हैं, और इनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से खोल कर आपको PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से अपना नोट्स के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब अगली वीडियो हम IPC से रिगार्डिंग बिल्कुल शॉर्ट्स में पूरा आपका वो बेयर एक्ट कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ें और इसे शेयर करें। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख कर भेजें। अगर कोई केस आपको समझ में ना आया हो या किसी केस को आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।